नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले लेसन में हमने देखा यूरोप में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, तो उधर लोगों को एक तरीके का हम बिलोंग करता है एक कंट्री को, इस तरीके का फीलिंग्स कैसे यूरोप में डेवलप हुआ उसके बारे में हमने इसके पहले लेसन में देखा था। उन्होंने उसके लिए नए सिंबल्स, आइकन्स, सॉन्ग्स ये सब बनाए थे ताकि लोगों में एक फीलिंग आए हम एक जगह को बिलोंग करते हैं। अभी इंडिया में ये फीलिंग कैसे हुआ? इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री था, तो उधर का जो नेशनलिज्म का डेवलप करने का मेन कारण ही कॉलोनियल था। दैट मीन्स कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री अपना कॉलोनी बनाना है, जैसे भारत को ब्रिटेन ने बनाए थे। तो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ की जो भावना लोगों में जब डेवलप हुआ, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को अंग्रेजों से परेशान थे, तब इन सबको एक फीलिंग आ गया हम सब इनसे परेशान है, तो उस तरीके का एक फीलिंग इनमें डेवलप हुआ। तो क्योंकि ये ऑपरेस था, इस तरीके का फीलिंग हो गया। तो लेकिन बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism डिफरेंटली। लेकिन सब लोगों को बराबर में नहीं था, एक समान रूप का नहीं था colonialism के खिलाफ का एक्सपीरियंस। सो कांग्रेस जो महात्मा गांधी के अंडर में इन सारे ग्रुप को एक साथ लाके एक मूवमेंट में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। ठीक है, तो लेकिन एक यूनिटी इस तरीके के एक साथ लाने के बावजूद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि एक के इंटरेस्ट नहीं होता है दूसरे के इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने इसके पहले इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपने पिछले क्लास में आपने देखा 20th सेंचुरी तक कैसे डेवलप हुआ। तो इस लेसन में हम देखेंगे 1920s के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसको हम देखेंगे कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को कांग्रेस ने डेवलप किया, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और इस तरीके का लोगों में इसकी देशभक्ति का भावना कैसे जागा, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। In the year after 1919, we see national movement spreading to new areas, incorporating new social groups. तो 1919 के बाद, 1919 होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की समय, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट अलग अलग एरिया में अभी फैलना शुरू होता है। तो नए नए सोशल ग्रुप्स इसमें शामिल होता है, तो नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया। सो हम देखेंगे ये क्या क्या डेवलपमेंट्स है और उसका असर क्या हुआ। पहला, वार एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। युद्ध की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एक नया सिचुएशन क्रिएट होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना। सो इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा तो आप ये लिख सकता है। पिछले साल के क्वेश्चन आए थे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। तो पहली बात ये क्या था, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट किया। इससे क्या होता है, हर एक कंट्री को युद्ध लड़ने के लिए डिफेंस में खर्च करना पड़ता है, दैट मीन्स आर्मी में खर्च करना पड़ता है। तो इसके अलावा कंट्रीज में इसके लिए खूब सारा पैसा लेना पड़ेगा, और उसके लिए उनको लोन लिया था, काफ़ी दूसरे जगहों से, बैंकों से वगैरह लोन लिया था, और इसको वापस करने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या करता है, इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, ये सब इंक्रीज किया। और इसके अलावा पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये ग्रामीण इलाके के लोगों को भी इससे परेशान हुआ। ग्रामीण इलाके में क्या किया, आर्मी में सोल्जर्स का जरूरत है, इसीलिए जितने भी ताकतवर लोग हैं, जो आम थोड़ा बहुत जवान लोग हैं, इन सबको जबरदस्ती आर्मी में इंक्लूड करना शुरू करते। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया।
और एक प्रॉब्लम ये था उस समय पे 1918 से 19 के बीच 1920 से 21 के बीच की समय पे पूरे देश में बहुत बड़ा अकाल हुए थे। इससे फूड का शॉर्टेज हो गया। इसके बाद एक और फायदा हुआ, फायदा नहीं है नुकसान हुआ, ये था एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक बीमारी, अभी जो बीमारी चल रहा है उस तरीके के एक बीमारी फैले थे। इससे करीब 12 से 13 मिलियन लोगों का डेथ होता है फैमिन, अकाल से और इस बीमारी से। तो लोग बहुत परेशान थे। तो लोग सोचा था युद्ध खत्म होते ही ये सारे मुसीबत खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस समय पे भारत में एक नया नेता एंटर करता है और उसका नाम है महात्मा गांधी। तो गांधी जी 1915 में भारत में आता है। जैसे आपने देखा साउथ अफ्रीका से आया, तो इन्होंने उधर भी बहुत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किए थे। साउथ अफ्रीका भी उस समय पे अंग्रेजों के अंडर में था। उधर उन्होंने एक तरीका अपनाया था जिसका नाम है सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या आता है? सत्य का ताकत को इस्तेमाल करके सत्य को ढूंढना हुआ। तो ये सत्य को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ के सत्य के लिए लड़ना, इसको हम सत्याग्रह कहते हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ द कोर्स इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सच्चे हैं और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे, तब आपको शारीरिक शक्ति का जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसके लिए दूसरे एक बात भी होता है, हम मन के अंदर कोई भी बदले की भावना या गुस्सा ये नहीं दिखाना है। और इस तरीके नहीं दिखाते वक्त अपना ऑपरेसर अपने आप आपकी बातों को मानने के लिए तैयार होगा। यह था गांधी जी का आइडिया। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेसर। इससे क्या होता है, उसकी आत्मा को लगेगा मैं ताकत इस्तेमाल कर रहे, लेकिन मेरा जिसके ऊपर मैं ताकत इस्तेमाल करता है वो तो लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। तब उसकी आत्मा को भी एक फीलिंग हो गया। बट दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्राइव। इस स्ट्रगल से आखिर में सच्चाई का जीत होगा। ये था गांधी जी का आइडिया। गांधी जी इंडिया में आते ही इन्होंने 3 जगह पे इस मेथड को अपनाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में 1916 में इन्होंने चंपारण जाता है बिहार में। उधर के पेजेंट्स, उधर के जो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उनके लिए इन्होंने लड़ाई किया। और उसके बाद 1917 में इन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। क्योंकि उधर का क्या होता है, उधर प्लेग एपिडेमिक होते ही क्रॉप वगैरह फेलियर हो गए थे, तो किसानों को अपने टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सरकार उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए इन्होंने उधर लड़ा। ये तो दूसरा। तीसरा था 1918 में गांधी जी अहमदाबाद जाता है। उधर कॉटन मिल में काम करने वाला लोगों की मांग को लेते हुए इन्होंने एक लड़ाई करता है। ये था इसका तीसरा। ये था इनका प्रैक्टिस करने का तरीका था। फर्स्ट 1916 में चंपारण, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, 1918 में अहमदाबाद में। अभी हम देखते हैं, तो ये सारे जीत की वजह से गांधी जी में थोड़ा जोश आ जाता है। तब 1919 में इन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने के लिए तय करता है। ये था उस समय पे ब्रिटिश ने एक नया नियम लेके आया जिसका नाम है राउलत एक्ट ऑफ 1990। इसमें क्या होता है, सरकार को इस नियम के अनुसार खूब सारा अधिकार दिया जाते थे। उससे जो राजनीतिक एक्टिविटी करने वाला लोग, इन सबको पकड़ के जेल में डाल सकता है
बिना कोर्ट में पेश किए हुए। तो ये था ये नियम। ये तो बहुत ही गलत नियम था। तो किसी को भी अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल सकता है, कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है। अब ये भी अब देखो, अब कोई भी केस हो गया तो पहले अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये एक न्याय है। लेकिन एक अन्याय नियम था राउलत एक्ट। तो गांधी जी इसको एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ये शुरू होगा एक हड़ताल से। तो 6 अप्रैल को इसका प्लान किए थे। तो रैलीज ऑर्गेनाइज किए थे अलग अलग सिटीज में। वर्कर्स स्ट्राइक में चला गया, वर्कशॉप शॉप सब बंद हो गया। तो लोगों का ये पॉपुलर सपोर्ट को देखते ब्रिटिश ने क्या हुआ, इसको दबाने का कोशिश करता है ताकत इस्तेमाल करके। तो लोकल लीडर्स वगैरह को पकड़ लिया अमृतसर से, और गांधी जी को कहा आप दिल्ली नहीं आएंगे। सो अप्रैल 10 को अमृतसर के पुलिस कुछ शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाता है। तो लोग नाराज होता है, वो बैंक को तोड़ता है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सब तोड़ते वक्त उधर मार्शल लॉ लगाता है। मार्शल लॉ है, आप अभी देखा है लॉकडाउन जैसे है, तो कोई भी बाहर निकाल नहीं सकता है, उसको निकाल दिया तो उसको पीटेगा। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में। तो इस तरीके का नियम लागू किए थे। तब उधर का गवर्नर था जनरल डायर। इन्होंने उसका कमांड लेता है। तो 13 अप्रैल को तो एक बहुत ही बुरे घटना हुआ था जालियांवाला बाग में। ये हुआ था। तो उधर क्या होता है, जालियांवाला बाग एक गार्डन है, उसको तीनों ओर से बंद है। उसका एंटर होने के लिए एक छोटी सी दरवाजा ही था। तो लोग इधर इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, कुछ लोग क्या होता है गांव से आते। उस समय पे उधर बैसाखी का फेस्टिवल चल रहे थे। तो इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए लोग आए थे। उनको पता नहीं था इधर मार्शल लॉ है, तो वो लोग आए थे। तो डायर इस समय पे आता है, जनरल डायर। ये क्या करता है, दरवाजे को बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद दीवार भी बहुत ऊंची ऊंची है, लोगों को उसमें कूद के नहीं जा सकते। उसके बाद इन्होंने उसमें गोलियां बरसता है और काफी लोग मरता है। तो मेनी ऑफ द पीपल डाइड। तो कुछ लोग उधर एक कुएं था, उसमें भी कूदने की वजह से भी मर जाते। जैसे द एज द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो जालियांवाला बाग का ये न्यूज स्प्रेड होते ही लोग सड़कों पे आते हैं। आमतौर पे ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था। उस समय पे कम्युनिकेशन आज के जमाने के जैसे नहीं थे, तो इसको न्यूज फैलने के लिए काफी टाइम लगता है। तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में ये फैल गए थे। स्ट्राइक्स हुए थे, पुलिस के साथ लड़ाई होते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करता है। तो सरकार भी बहुत ही सख्ती से इससे निपटता है, और लोगों को बहुत बुरी तरह पीटता है। और तो इस तरीके का हालात होता है, बहुत सारे लोगों को पीटता है, गांव में जाके लोगों को पीटता है। तो ये वायलेंस इस तरीके का स्प्रेड होते ही देखिए गांधी जी ने कहा हम इस मूवमेंट को वापस लेंगे। लेकिन ये रावलत एक्ट सत्याग्रह एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी ये सिर्फ टाउनों तक ही सीमित था। तो गांधी जी को लगा एक मूवमेंट, पूरे भारतीयों को इन्वॉल्व करने वाला एक मूवमेंट शुरू करना है। बट he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims closer together. तो इनको पता था, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अविश्वास था उस समय पे। उनको लगा हिंदू और मुसलमानों को साथ लेके आए बिना ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अभी इनको एक मौका मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, उसमें ओटोमन टर्की हार जाता है। तो उधर एक रूमर फैला है, अफवाह फैले थे, जैसे उनका ये मुसलमानों का
स्पिरिचुअल हेड था, इस्लामिक लोगों का स्पिरिचुअल हेड था खालीफा। खालीफा रूल करते थे जो टर्की को। तो खालीफा को बदनाम करने के खिलाफ भारत में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है बॉम्बे में मार्च 1919 में। इसका नेतृत्व किए थे जो कुछ यंग मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली, शौकत अली। तो ये लोग गांधी जी के साथ चर्चा करते हैं। गांधी जी इसको एक मौका मानता है और इन्होंने कोलकाता की जो कांग्रेस सेशन होता है सितंबर 1920 में, तो इन्होंने कांग्रेस नेताओं को बना के खिलाफत मूवमेंट और ये स्वदेशी मूवमेंट, दैट मीन्स ये बाकी मूवमेंट को एक साथ चलाने का एक प्लान बनाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।